नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि दिन भर में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की दिन भर की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड में सरकार गठन का। बीजेपी सूत्रों का खुलासा है कि न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी। 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक की संभावना जताई जा रही है। 20 मार्च को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण संभव है। दिल्ली में केंद्रीय और उत्तराखंड के नेताओं से नए सीएम चेहरे पर चर्चा भी संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि उत्तराखंड में 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक की संभावना है और 20 मार्च को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी संभव है। वहीं दिल्ली में केंद्रीय और उत्तराखंड के नेताओं से नए सीएम चेहरे पर चर्चा भी संभव है। उत्तराखंड में सीएम की रेस में सबसे आगे पुष्कर सिंह धामी हैं। विधायक दल की बैठक में अगले सीएम पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल नाम का ऐलान करेंगे। पार्टी हाईकमान अगले सीएम के नाम पर मुहर लगाएगी। तो अभी भी मुख्यमंत्री के पद के लिए पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे है। आपको बता दें कि खटीमा से वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इन चुनावों में उनकी हार हुई है। हालांकि अब खबर है कि अभी भी उनका नाम सबसे आगे है और पार्टी हाईकमान अगले सीएम के नाम पर मुहर लगाएगी। उत्तराखंड में सरकार गठन पर बीजेपी सूत्रों का खुलासा है। न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी। 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक की संभावना। 20 मार्च को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण संभव है और दिल्ली में केंद्रीय और उत्तराखंड के नेताओं से नए सीएम चेहरे पर चर्चा संभव है। तो 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक की संभावना है। वहीं 20 मार्च को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी संभव है। और अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। चर्चा में किसके नाम है? धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, अनिल बलूनी, अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, वहीं पुष्कर सिंह धामी का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये सभी चेहरे दावेदार माने जा रहे हैं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद के। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, मदन कौशिक। लालकुआ विधानसभा सीट से बम्पर जीत हासिल करने वाले बीजेपी के युवा चेहरे डॉक्टर मोहन बिष्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पछाड़ते हुए फतह हासिल की, जिसके बाद उनके आवास पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया। वहीं दुग्ध संघ के अध्यक्ष एवं उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रशासक मुकेश सिंह बोरा ने भी डॉक्टर मोहन बिष्ट को बधाई दी है। सर्वप्रथम अपने जनपद के 5 भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जो जीते हैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही हल्द्वानी विधानसभा से विधायक सुमित हृदय जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से सभी विधायकों के मार्गदर्शन से संस्था आगे प्रगति करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो पूर्व में फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं और दुग्ध उत्पादकों की समस्या को जानते हैं, आज लालकुआ, बिंदुकत्ता, चोरगलिया, गोलापार की जनता ने अपार जन समर्थन देकर के एक रिकॉर्ड मतों से डॉक्टर मोहन बिष्ट को इस क्षेत्र का विधायक बनाया। देहरादून में गणेश जोशी को एक बार फिर मसूरी विधानसभा से जीत हासिल हुई है, जिसके बाद रविवार को उन्होंने रैली निकालकर जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि वो जनता की हर समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे। तो गणेश जोशी ने हैट्रिक मारी है। उन्होंने फिर से मसूरी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है और अब रैली के जरिए लोगों का आभार भी व्यक्त किया है। हमारे फाउंडेशन और एसोसिएशन के लिए बोलेंगे। देखिए, मैं एमएलए एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी का, उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि आज मेरे सम्मान में उन्होंने ये रैली निकाली और मैं इन लोगों से बहुत प्रभावित हूं, जहां ये इसके माध्यम से अपना रोजगार कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। लोगों की जान बचाना इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए जब ये लोग मेरे पास आए थे कि आप मेरे सदस्य बने, इनको हाँ कर दिया था। और आज मैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि ये कोई साधन संपन्न लोग नहीं है, गरीब लोग हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, ऐसे में मैं नहीं चाहता था कि इनका खर्चा हो, लेकिन इनकी भावना थी। इन्होंने कहा कि बता हम आपके सम्मान में रैली निकालना चाहते हैं। आज उन्होंने रैली निकाली
उसके लिए इनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा मानना ये है कि इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से काम किया, सबने काम किया है, सबकी जिम्मेदारी बराबर की बनती है और इस्तीफा देकर हम ऐसी स्थिति में ना आए कि और भी उसकी गंभीर परिणाम निकलें। तो मेरा तो निवेदन है कि हम इस्तीफा न देकर मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी ने लगातार तीसरी बार ये जीत दर्ज की है, जिसके बाद उन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया। रैली निकाली और रैली के माध्यम से उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया है। मसूरी में कांग्रेस नेता गोदावरी थापली ने कांग्रेस की हार को अप्रत्यक्ष बताया। उनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी की जन और विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश था, परिणाम उससे विपरीत ही देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय नेतृत्व लगातार हार की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम मशीन पर भी सवाल खड़े कर कहा कि जिस क्षेत्र में कांग्रेस का सबसे ज्यादा जनाधार था, वहां पर बीजेपी को सर्वाधिक वोट पड़े, जो उनकी समझ से परे है। हम लोग इस बारे में चिंतन मंथन करेंगे ज़रूर, क्योंकि शायद हम लोग अपना कांग्रेस का जो हमारा एजेंडा था वो हम लोग या तो लोगों तक पहुंचाने में विलम्ब हुए या फिर हम लोग उनको सही से समझा नहीं पाए और वो उसको शायद समझ नहीं पाए। हम लोग देश की हमारी महिलाओं ने जो वोट कास्ट किया उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें जो केंद्र सरकार की नीतियां थी, बीजेपी की प्रदेश सरकार की थी, हम अपनी नीतियों को सही तरीके से जनमानस के तक पहुंचाने में लगता है कि हम असफल रहे और उन लोगों की जो भी योजनाएं थी उसको घर घर पहुंचाने में उन लोगों ने मेहनत की और आज उसका नतीजा ये हुआ कि जो मैंडेट हमारे खिलाफ किया और मैंडेट उनको मिला, ये बड़ा आज चिंता का विषय है। हमें आने वाले समय पर भी इस पर में मंथन करना है कि कैसे हम लोग आगे अपनी पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों के विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारे मित्र कई जिलों के या कई और बाहरी जिलों के भी हमारे कार्यकर्ता है, उनका मनोबल बहुत टूट रहा है। देश की हमारी उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन चुकी है। हालांकि अब सरकार का सरदार यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलने जा रही है, इसको लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। 9 मंत्री जहां चुनाव जीतकर वापस आ गए, तो वही एक मंत्री यतीश्वरानंद चुनाव हार गए हैं, जिससे 3 मंत्रियों के पद अब खाली हो गए हैं। सूत्रों की माने तो मौजूदा मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। वहीं चुनाव जीतकर आए रितु खंडूरी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 4 बार जीतने वाले इस बार के बीजेपी विधायक प्रीतम पवार भी कतार में हैं। वहीं अगर बात करें शिक्षा मंत्री और मंत्री रहे अरविंद पांडे की, तो वो भी मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदार हैं। व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, यहाँ संगठन को महत्व दिया जाता है। संगठन का जो निर्देश होगा, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो इनका आदेश होगा उस आदेश का 100% पालन किया जाएगा। हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, विधायक पार्टी ने बनाया है, ये पार्टी का हम पे बहुत बड़ा एक एहसान है। और हम लोग के यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होता। जो संगठन का निर्देश होगा, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा। व्यक्ति के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी वो बहुत अच्छा निर्णय लेगी और जो भी निर्णय पार्टी का होगा हम पार्टी के निर्णय के साथ। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी वो बहुत अच्छा निर्णय लेगी और जो भी निर्णय पार्टी का होगा हम पार्टी के निर्णय। देखिए ऐसा है, मैं जैसा संगठन निर्णय लेगा, यमकेश्वर से मुझे कोटद्वार भेजा, मैं वहाँ गई, वहाँ से जीत कर आई हूँ। तो एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूँ, जो संगठन कहेगा, जैसा संगठन कहेगा वैसा होगा। आपकी सीट पर योगी जी भी आए थे, तो क्या माना जाए योगी मैजिक भी रहा? बिल्कुल रहा, ज़बरदस्त योगी मैजिक। और जिस तरह का कार्यक्रम हमने कोटद्वार में किया, वो 22 सालों में लोग कहते हैं पहली बार ऐसा इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ। तो बिल्कुल योगी मैजिक तो था ही। देखिए ऐसा है,
उत्तराखंड में कांग्रेस की हार पर हरीश रावत ने कहा है कि हम हार की समीक्षा करेंगे और कांग्रेस की हार के लिए मैं भी उत्तरदायी हूं। साथ ही उन्होंने पार्टी के लिए मिलने वाले सकारात्मक सुझावों पर अमल करने की बात भी कही है। कांग्रेस लीडरशिप ने इस हार को पूरी गंभीरता से लिया है, इसीलिए इतनी जल्दी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। ये पार्टी की सर्वोच्च बॉडी है, उसमें विश्लेषण होगा और कुछ रास्ते निकालेंगे, क्योंकि ये हमको ये देखना पड़ेगा कि लगातार इस तरीके की हारें क्यों हो रही हैं। और उत्तराखंड में जो हार हुई है, मैं उस हार के लिए अपने को स्वयं भी उत्तरदायी मानता हूँ। और क्योंकि हम एक अच्छे वातावरण को जीत में नहीं बदल पाए, तो हम पार्टी लीडरशिप के सामने इस बात को भी रखेंगे। क्या माना जाए रावत जी के कुछ बदलाव दिखाई देगा CWC बैठक के बाद कांग्रेस में? पार्टी के अंदर जहाँ जहाँ सुधारात्मक चीज़ें आवश्यक होती हैं वो कदम उठाए जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने हमेशा जो है, जो कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया है, उसके अनुसार जो है चीज़ों को रिकास्ट किया है, चीज़ों को आगे बढ़ाया है। और इस बार भी महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अमल होगा। कांग्रेस लीडरशिप ने इस हार की समीक्षा करने की बात हरीश रावत ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो ये हार हुई है उसके लिए मैं भी उत्तरदायी हूं। सीधे तौर पर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। साथ ही कहा है कि हम हार की समीक्षा करेंगे और जो भी सुझाव होंगे पार्टी के लिए उसे भी अपनाएंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, 47 सीटों पर जीत हासिल की और इस भ्रम को भी तोड़ दिया कि एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी। जहां कांग्रेस इस बार अपनी जीत को सुनिश्चित करके बैठी हुई थी, निश्चित मार्ग करके बैठी हुई थी, वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 19 सीटें आई। कांग्रेस को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा और अब कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की हार के लिए वो उत्तरदायी है। हरीश रावत ने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस के हार के लिए वो उत्तरदायी हैं। तो इसके पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस की हार के लिए हरीश रावत के साथ साथ मैं भी उत्तरदायी हूं। एसएसपी उधम सिंह नगर गदरपुर पुलिस थाना परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध लाहा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए कहा कि एसओजी को एक विशेष सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। साथ ही मौके से 10 अवैध तमंचे बरामद किए, जिसके बाद उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। अवैध असले की फैक्ट्री चल रही है। इसी सूचना पे तमाम कई और जो हमारी क्राइम प्रिवेंशन के लिए टीमें हैं उनको साथ इकट्ठा करते हुए और थाना गदरपुर की पुलिस टीम को भी साथ लेते हुए इनके द्वारा एक बड़ी टीम का गठन किया गया और रात्रि में जो है उस क्षेत्र में जाके रेड की गई। तो इसमें 3 लोग जो है वहाँ पे मौके से गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम मेहर सिंह, दर्शन सिंह और मेहर सिंह का बेटा महेंद्र सिंह, ये लोग गिरफ्तार हुए। और इनके पास से जो है 10 तमंचे जो बने हुए बेचने की हालत में है और तमाम और तमंचे बनाने का सामान, इक्विपमेंट, ड्रिल मशीन और तमाम इस तरीके के जो वहाँ पे फिक्सचर होते हैं वो वहाँ से बरामद किए गए। अवैध श्रीनगर जिले में लगातार अवैध हथियारों की बिक्री हो रही थी। इस पर डीआईजी महोदय द्वारा और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी टीम को निर्देश दिए गए थे कि जो भी अवैध असलाहों का कारोबार कर रहे हैं इस पर सख्त कार्रवाई करें। इस पर हमने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। हमें ये पता लगा कि कोई दर्शन सिंह नाम का पुराना यहाँ का गैंगस्टर है जो अवैध असलाहों का निर्माण कर रहा अपनी टीम के साथ। इसी क्रम में कल हमने आर्यनगर के पास में जंगल में छापामारी की रात में। उसमें हमारी एसओजी टीम, एडीटीएफ टीम और गौवंशी टीम थी और स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर के छापामारी की। तो मौके पर हमने दर्शन सिंह और उसके गैंग के कुल 3 लोगों को गिरफ्तार। और दिल्ली में मयंक उप्रेती ग्रुप द्वारा आयोजित अराइजन स्टार ब्यूटी अवार्ड एंड ब्राइडल कंपटीशन 2022 की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें देश के कई बड़े शहरों समेत लालकुआ विधानसभा की बिंदु खत्तर निवासी आशा जोशी को टीवी सीरियल की मशहूर अभिनेत्री जिया मानिक की तरफ से बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने आशा जोशी को बधाई दी और अच्छे भविष्य की कामना भी की है। औरतें किसी भी क्षेत्र में आगे नाम कर सकती हैं,
तो इसीलिए मुझे मेरा जो लुक्स ब्यूटी स्टूडियो के नाम से मेरा पेज है और मेरा जो काम इसी से चलता है, तो उसी के चलते मुझे मिस्टर मयंक उप्रेती जी जो दिल्ली से हैं और उनकी टीम गीता उप्रेती, अर्पित उप्रेती और अंजलि उप्रेती जी ने मुझे वहाँ इनवाइट किया था, जो कि शो आपका सहादरा दिल्ली में हुआ था। और उसमें मुझे हाँ जी, जो राइजिंग स्टार के नाम से था 22, तो उसमें मुझे गोपी बहू जो साथ निभाना साथिया GTV में हैं एक्ट्रेस, बहुत ही फेमस हैं, घर घर में उन्हें जाना जाता है, उनके थ्रू मुझे ये ट्रॉफी मिली और मैं बहुत खुश हूँ। पहाड़ों की रानी मसूरी में झील का हाल बदहाल है। झील के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साथ ही झील का पानी भी काफी गंदा हो गया है, जिसके चलते देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान भी हो सकता है। वहीं झील के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद के साथ झील के ठेकेदार की है, लेकिन कोई भी गंदगी की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। मसूरी का प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक है और यहाँ पे दूर दराजों से पर्यटक आते हैं। झील की हालत आप देख रहे हैं कि पूरे में काई जमी हुई है, कोई भी इस पानी को छुए तो वो वैसे ही मर जाएगा। और लोग पानी को छूते हैं और जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट हैं उन्हें पता भी नहीं रहता, वो पानी को पी तक लेते हैं। तो कम से कम 4-4, 5-5 साल में यहाँ सफाई होती है, स्थिति बहुत ख़राब है। खबर देहरादून से, जहां पटेल नगर स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें, किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई जानकारी नहीं है। हरिद्वार के BR अम्बेडकर इंटर कॉलेज में फर्जी दस्तावेजों के मामले में कार्रवाई हुई है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज में कई नियुक्तियां की गई थी, जिसके आधार पर शासन ने नियुक्तियों को निरस्त करने के मामले में आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने विद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों पर फर्जीवाड़े के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया है। संज्ञान में पत्रावली आई है, 15 नियुक्तियां की गई हैं, अनुमोदित किया गया उसको, सक्षम अधिकारी ने अनुमोदित किया उसको। मैनेजमेंट के बारे में शिकायत है कि बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि उन पर 120B, 420 और अन्य संगत धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। यानी मैनेजमेंट ने एक फर्जी कूट रचित नाम के आधार पर ये अनुमोदन हासिल किया, मैनेजमेंट गठित किया, ग्रांट इन एड हासिल करने में तक अपने जगह किसी अन्य नाम का इस्तेमाल किया गया, पहचान पत्रों का। ये सब SIT की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया। उसी क्रम में जांच करते हुए सचिव विद्यालय शिक्षा और सचिव वित्त द्वारा इस स्कूल का जो ग्रांट इन एड का वो है, ये 7 जनवरी 2022 में ये खत्म कर दिया गया। खबर दिनेशपुर के राधाकांतपुर गांव से, जहां खुदकुशी का मामला सामने आया है। एक 19 साल के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये कल सूचना मिली थी शाम के समय कि राधाकांतपुर में लड़के ने सुसाइड कर लिया। पुलिस बल मौके पर गया तो ये लड़का वहाँ पे अभिषेक नाम का, इसकी उम्र 18 साल है, ये इसने सुसाइड कर लिया था, जिससे पुलिस द्वारा पंचायतनामे कार्रवाई कर शव को PM के लिए इंटरव्यू भिजवाया। ऋषिकेश पुलिस को सफलता मिली है। टीम ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार कर 5 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी पर NDPS की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। अभियान के तहत एक संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी हुई है और आगे की जांच भी की जा रही है। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के खाते में आया तो जरूर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी चुनाव नहीं जीत पाए। अब बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो उत्तराखंड में एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सके। इस रेस में कई चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्यादातर विधायक CM पुष्कर सिंह धामी के साथ दिख रहे हैं। सियासी हलकों में ये चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि बीजेपी आलाकमान पुष्कर सिंह धामी को फिर सत्ता की कमान सौंप सकता है। वहीं CM पद पर पुष्कर धामी के अतिरिक्त श्रीनगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत, चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक के नाम की भी चर्चा है।
कुछ बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि यदि केंद्रीय नेतृत्व गैर विधायकों में दाव लगाता है तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक में से किसी एक को मौका मिल सकता है। देवभूमि में सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी का कोई नेता खुलकर तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अरमान तकरीबन हर नेता के जोर मार रहे हैं। वहीं एक संभावना इस बात की भी है कि मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी सीएम के चुनाव में किसी भी चेहरे पर दाव लगाकर फिर से चौंका सकती है। उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, इस पर अंतिम फैसला बीजेपी आला कमान को ही लेना है। इसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये दोनों विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी संभावना है कि सोमवार के बाद किसी भी दिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंच सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी विधायक को नेता दल का चयन किया जाएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है सबको जानता है और मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में जो चुनाव जीत के आ रखे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल अजय भट्ट ने न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत में कहा कि रेस में नाम लोग चलाते हैं, पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाता हूं, लेकिन पार्टी में पहले विधायक दल की बैठक होगी, फिर नेता चुना जाएगा। मैंने कहा ना, नाम तो चलते रहते हैं, कोई चला देते हैं, कोई चल जाते हैं, कहीं प्रेस चला जाती है, कहीं जनता की तरफ से आ जाते हैं। नाम से कोई मतलब नहीं है, आते रहते हैं। लेकिन विधानमंडल दल में माननीय विधायकगण जिस नाम को चुनेंगे वही अधिकृत होंगे, वही नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा ऊपर और उसके बाद वो विधायकों के बीच में ही घोषित किया जाता है। संगठन महामंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई सर, क्या कुछ बात? शिष्टाचार में की है। इतना बड़ा इलेक्शन रहा है, 1.5-2 महीने से हम उत्तराखंड में रहे हैं। हमने पूछा कि जो भी हमारे वरिष्ठतम लोग यहाँ पर हैं, हम उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहते हैं उनका कि इतना बड़ा अभियान वहाँ पर सफल रहा उनके नेतृत्व में। संगठन मंत्री तो संगठन की रीढ़ होते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैंने उनसे की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया है, अन्य जो वरिष्ठतम हमारे केंद्रीय लीडर होंगे तो उनसे भी लेंगे। तो ये एक क्रम होता है हमारे वहाँ मिलने का। वहीं उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में फिलहाल होला अष्टक की बाधा भी दिखाई दे रही है। राज्य में प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी फिलहाल सरकार के गठन को टालने के मूड में है। खबर है कि होला अष्टक लगने के चलते बीजेपी होली के बाद ही सरकार के गठन पर विचार करेगी, यानी 18 मार्च होली के बाद ही नई सरकार का गठन होगा। इसके पीछे का बड़ा कारण ज्योतिष बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार होली के 8 दिन पहले से होला अष्टक लग जाता है, जिसमें हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। देखिए, मैथोलॉजी को तो माना ही जाता है, कुछ चीजें जो इस्टेब्लिश हैं उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जाता है। तो होला अष्टक की बात चल रही है कि जिस समय 18 होली के बाद ही मैं समझता हूँ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर, सरकार जीत गई, सरदार हार गए, नया सरदार कौन? क्या धामी जी रिपीट हो रहे हैं या विधायकों में से किसी को मौका मिलने जा रहा है? और इस पर आखिर जो आप लोगों की एक प्रक्रिया है, संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री दल की बैठक, ये प्रक्रिया सर कब तक होगी और इसमें अब कितना वक्त है? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल जी को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया और अब जो वो आएंगे उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय होगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी को अब अपने नए सरदार का इंतजार है। सूत्रों की माने तो चर्चाओं में मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि विधायकों में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल का नाम प्रमुखता से चर्चाओं में है। इसी प्रकार से सांसदों में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट का नाम भी सुर्खियों में है। बहरहाल अंतिम निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड व संसदीय दल की बैठक से होगा, लेकिन प्रचंड बहुमत से सत्ता में मिथक तोड़ते हुए वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में एक नया इतिहास जरूर रच दिया है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। और मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।